नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने ऑलराउंडर ज्ञान चैनल पर। मैंने अपनी 1 से लेकर 6 तक की सभी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस चैप्टर पर आएं जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं अगला चैप्टर नंबर 7, व्हाट इज टैली। तो व्हाट इज टैली के अंदर हमारा टैली क्या होता है, टैली किसे कहते हैं, आज हम पूरी जानकारी इस टैली के अंदर ले लेंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं बताता हूं। तो जीएसटी की कंप्लीट डिटेल आपको इस पोस्ट में मिलने वाली है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस पोस्ट को पढ़ें, आपको जीएसटी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है, अगर आप जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं या डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को काफी अच्छी तरह से सीखें और अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले बता देता हूं कि जीएसटी हमारे भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से इंडिया में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। यानी कि दोस्तों, जो जीएसटी है, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, ये भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 को आई थी। यानी कि 1 जुलाई 2017 को हमारे भारत के अंदर जीएसटी का आवागमन हुआ था। यानी इस दिन हमारी जीएसटी लागू की गई थी भारत के अंदर। उससे पहले अब क्या होता है कि अगर जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आई है तो उससे पहले जो टैक्स चलता था उसका नाम क्या है। तो दोस्तों, जो जीएसटी से पहले टैक्स होता था उसका नाम है वैट। यानी उससे पहले जीएसटी से पहले क्या है, हमारा वैट था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। यानी वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो दोस्तों, हमारी जीएसटी लागू की गई है भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है तो उससे पहले कौन सा टैक्स चलता था, तो वो चलता था वैट। वैट का पूरा नाम क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। यानी क्या है नाम, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। अब जबकि वैट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे और ना ज्यादा उलझेंगे। खामेगा क्या है, जो हमारे काम की चीजें हैं उसको हम पढ़ें, तो ये क्या है, वे फालतू की फिजूल खिंची है और इसको हम नहीं पढ़ेंगे आगे। और मैं आपको बैट के बारे में भी पूरी जानकारी बाद में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम वीडियो को छोटा छोटा करके बनाते हैं जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए जीएसटी की फुल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं जीएसटी की डेफिनेशन को। ठीक है, तो डेफिनेशन को समझने पहले डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, इसमें क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें गुड्स का मतलब होता है माल। ठीक है दोस्तों, यानी गुड्स का मतलब क्या होता है, माल, और सर्विस का मतलब होता है सेवा। सर्विस का मतलब क्या होता है, सेवा होता है। यानी सर्विस यहां है तो कोई बोले सर्विस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है सेवा। ठीक है, अर्थात गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार के माल या किसी भी प्रकार की सर्विस पर लगाया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। यानी कि जीएसटी कहलाता है। यानी जो सरकार होती है, अगर वो किसी भी सर्विस पर या किसी भी माल पर टैक्स लगाती है तो वो हमारी जीएसटी कहलाती है। तो दोस्तों, जीएसटी क्या होती है मैंने आपको यहां समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है और किस पर लगता है, यह समझते हैं। ठीक है दोस्तों,
यानी क्या है, जीएसटी कब लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है और कैसे लगता है, किस पर लगता है, आज हम ये समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन टॉपिक को उठाएंगे और सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है टाइप ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों यहां पे हमारा टाइप ऑफ बिजनेस होता है। सबसे पहले हमारा ये समझ लेते हैं कि किसी बिजनेस को करने के लिए हमें इसमें कौन सी जीएसटी देनी पड़ती है, कौन सी जीएसटी हमें नहीं देनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है, अर्थात नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। कोई भी बिजनेस केवल दो ही तरह का होता है। यानी बिजनेस क्या होता है, इसमें हमने ये पढ़ा है टाइप ऑफ बिजनेस। क्या नाम है इसका, टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रकार। तो बिजनेस कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक तो सेवा का होता है और एक माल का होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी माल का क्रय विक्रय के लिए व्यापार। यानी जब माल खरीदा या बेचा जाता है तो उसका भी एक व्यापार होता है, और एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें माल खरीदते भी नहीं है, नहीं बेचते हैं। तो वो कैसा व्यापार होता है, वो सर्विस का व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिसमें सबसे पहले पॉइंट है जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता हो, यानी कि बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में क्या है, जिसमें किसी भी तरह का माल खरीदा या बेचा जाता हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जिसमें फ्रिज, एसी, टीवी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मोबाइल की शॉप में जिसमें मोबाइल को खरीदा बेचा जाता है। यह सब परचेज और सेल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमाने के लिए और बेचने के लिए खरीदा जाता है। तो दोस्तों बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी ये वह बिजनेस होता है जिसमें माल को हम खरीदते हैं और उसके बाद हम खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसको हम बेचते हैं। और हम बेचते क्यों हैं, हम इसलिए बेचते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों पहला बिजनेस होता है हमारा माल का खरीदना और बेचना। दूसरा बिजनेस होता है हमारा बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग, यानी कि दोस्तों दूसरा बिजनेस क्या है मेरा, बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। तो जिसमें किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता हो। तो दोस्तों क्या है इसमें, किसी भी तरह की सेवा का आदान प्रदान होता हो। जैसे क्या है कि तो इसको हम प्रोफेशन में ले लेते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी पेशा का मतलब क्या है, पेशा वह सेवा है जिसमें हम किसी माल को या किसी बिजनेस को नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों वह हमारा क्या है, पेशा कहलाता है। तो हम जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, टेलीफोन रिचार्ज हो गया, इंटरनेट रिचार्ज हो गया, आइटम रिपेयरिंग रिचार्ज हो गया, होटल सर्विस हो गया, रेस्टोरेंट या सभी सर्विस की कैटेगरी है जिसमें ना ही कोई माल खरीदा जाता है ना ही कोई माल बेचा जाता है, बल्कि किसी तरह की सर्विस दी जाती है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें सर्विस दी जाती है और प्रॉफिट कमाया जाता है। जैसे क्या है, कोई हमारा टीचर, जैसे हमारे टीचर होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये कोई माल खरीदते या बेचते थोड़ी नहीं है, ये केवल क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। यानी अपने ज्ञान विज्ञान की मदद से जो व्यक्ति धन कमाता है वह हमारा सर्विस कहलाता है, यानी वह हमारा क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। तो दोस्तों यह तो हो गई टाइप ऑफ बिजनेस की बात। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों,
तो मैंने दोनों बिजनेस बता दिए कि बिजनेस कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस किस के लिए क्या है, जरूरी होता है, किस किस के लिए अनिवार्य है, तो हम आज उसके लिए पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जिनकी एक साल की सेल, जिनको टर्नओवर भी बोलते हैं, यानी कि जो सेल होती है तो उसको हम टर्नओवर बोलते हैं, यानी हमारा कितना टर्नओवर हो रहा है या कितना हमारा माल बिक रहा है। तो जिनका एक साल का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो, यानी कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करता है, माल बेचता है, तो वो माल एक साल के अंदर 40 लाख से ज्यादा बेचता है, यानी कि एक साल में 40 लाख से ज्यादा माल बेचते हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि जो व्यक्ति माल को खरीदता या बेचता है, यानी सेल करता है या परचेज करता है, तो उसका टर्नओवर यानी उसका परचेज और सेल 40 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो वह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और जो एक साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विस देते हैं, यानी कि मान लीजिए एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का मोबाइल चार्ज करते हैं, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अगर हम माल को बेचते हैं, वो बिक्री हमारी 40 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी का। उसी तरह से सर्विस में आते हैं, अगर सर्विस में हम 20 लाख से ज्यादा कमाई हो जाती है, तो हमको उसमें भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अब अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है और सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो भी फर्म को रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको जीएसटी का पूरा लेन देन रखना पड़ता है। इसीलिए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर कोई 20 लाख से कम टर्नओवर की सेवा करता है, यानी 20 लाख से कम सेवा प्रोवाइड करता है, या 40 लाख से कम माल बेचता है, तो वो भी हमारा जीएसटी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको जीएसटी ना मिलेगी, नहीं, उसको भी मिल सकती है। तो इसलिए क्या होता है, जीएसटी लेते हैं ना, तो उनको अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कुछ लोग जीएसटी नहीं लेते हैं, कुछ लोग जीएसटी ले लेते हैं। तो जीएसटी वही लेते हैं जो 40 लाख से ऊपर वाले लोग होते हैं, और 20 लाख से ऊपर वाले लोग होते हैं। 20 लाख सर्विस के लिए होती है, 40 लाख माल खरीदने और बेचने के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों समझ में आया यहां तक? जैसे मैंने समझाया कि 20 लाख से ज्यादा सर्विस होनी चाहिए और 40 लाख से ज्यादा हमारी टर्नओवर होनी चाहिए, यानी कि सेल या परचेज होनी चाहिए, तो हम जीएसटी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन कौन से नहीं चाहिए होते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें बताता हूं। जिनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको दिए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ जीएसटी गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। यानी कि दोस्तों हमें क्या है, अगर जिस व्यक्ति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको जो है gst.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पर, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसमें।
सबसे पहले चाहिए हमें आधार कार्ड की फोटो स्टेट, यानी जो एप्लीकेंट होता है वो फोटो स्टेट होता है, ठीक है। तो पहले होता है हमारा आधार कार्ड की फोटो स्टेट, फिर दूसरा होता है पैन कार्ड की फोटो स्टेट, तीसरा होता है पासपोर्ट साइज का फोटो, मतलब फोटो, यानी हमें जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए। चौथा होता है बैंक अकाउंट की फ्रंट पेज की फोटो स्टेट, यानी कि दोस्तों हमें क्या है, बैंक अकाउंट का जो फ्रंट पेज होता है ना उसका फोटो स्टेट चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वैलिड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो हमारा नंबर होता है वो हमारा वैलिड होना चाहिए। ये नहीं है कि आज बदल दिया, कल दूसरा ले लिया, कल दूसरा ले लिया, परसों बदल दिया, तीसरा बदल दिया, यानी एक ही नंबर होना चाहिए जो सालों साल चलता हो आपका, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, जैसे क्या है जिस जहां पे आप काम करते हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल जो आपके पास होना चाहिए वो आपके एरिया के हिसाब से आपको मिलता है, तो वो आपका क्या है एड्रेस प्रूफ बन जाता है। यानी एड्रेस को आप दिखा सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है इधर की साइड में है, इस एरिया के अंदर है, तो किसकी वजह से आपको मिलेगा एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से, ओके। अब नेक्स्ट है रेंट एग्रीमेंट, यदि आपका कोई एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, यदि शॉप हो या कोई किराया हो, ठीक है, तो शॉप का जो किराया होता है तो उसका एग्रीमेंट होता है 11 महीने का या 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी हो एग्रीमेंट आप वो उसमें दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में फर्म का नाम। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके फर्म का नाम होना चाहिए, क्योंकि आपका फर्म का नाम नहीं हुआ तो आप किस नाम से जीएसटी लेंगे, इसलिए आपको सबसे पहले फर्म का नाम पता होना चाहिए। आप किस नाम से जीएसटी लेंगे उसी फर्म को आपको खोलना चाहिए, यानी उसी नाम से आपको ओपन करना चाहिए फर्म को, ठीक है। यानी क्या है इसमें, आधार कार्ड की फोटो स्टेट होनी चाहिए, पैन कार्ड की फोटो स्टेट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बैंक अकाउंट की फ्रंट पेज की फोटो स्टेट होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस होना चाहिए जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चल सकता है, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, फर्म नेम होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स की और जरूरत पड़ती है, तो अप्लाई करने के बाद 3 या 4 दिन में एक नंबर मिलते हैं जिसे जीएसटी इन नंबर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है 2 या 3 दिन लग जाते हैं, उसमें जीएसटी नंबर आपको मिल जाता है। तो इसमें हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, मैंने आपको इसमें डिटेल में आपको बता दिया है। आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब मैं आगे आता हूं। व्हाट इज जीएसटी इन नंबर, यानी कि जीएसटी इन नंबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये बनता कैसे है, कैसे इसका यूज किया जाता है, कहां से ये नंबर आते हैं, तो मैं इसको एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों जीएसटी इन नंबर की फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है और जीएसटी इन नंबर 15 डिजिट का होता है। अगर दोस्तों कोई तुमसे पूछता है कि जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है, तो वो होता है 15 नंबर का। तो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड के, जैसे क्या है फर्स्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो होती हैं स्टेट कोड की, और जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान का स्टेट है 08 और हमारे उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है 09, यानी राजस्थान का क्या है 08 और उत्तर प्रदेश का है 09, ओके। उसके बाद 2 नंबर तो हमारे यहां से आते हैं, तो यहां से हम टाइप करते हैं 08 या 09। अगर राजस्थान का चाहिए तो सबसे पहले हमारा 08 होगा, अगर उत्तर प्रदेश का चाहिए तो 09 होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 10 डिजिट, यानी अगली 10
अंक हमें चाहिए होते हैं वो हमें मिलते हैं पेन कार्ड नंबर, यानी जो पेन कार्ड के जो नंबर होते हैं ना वो हमारे 10 नंबर होते हैं। इनको आप बना के देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहले 2 नंबर होते हैं आपके स्टेट कोड। आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपके वो स्टेट कोड आपका लगता है। उसके बाद अगला 10 डिजिट नंबर होते हैं आपके, वो होते हैं पेन कार्ड के। उसके बाद नेक्स्ट 1 डिजिट नंबर होता है पेन कार्ड के 4 नंबर में से कोई एक नंबर आपको मिलता है। जैसे दोस्तों आपका जो पेन कार्ड होता है उसमें 4 नंबर दे रखे होते हैं पीछे की ओर, उसमें से आपको एक नंबर मिल जाता है। यानी क्या हुआ दोस्तों, पहले 2 नंबर यहां से और 10 नंबर यहां से, कितने हो गए 12 नंबर, यानी 2 और 10 हमारे होते हैं 12। अब एक यहां मिल जाता है, कहां से, पेन कार्ड का जो नंबर होते हैं 4 नंबर उसमें से एक नंबर हमें मिलते हैं। तो कितने हो गए 2 10 12 और 1 13। उसके बाद आते हैं 14 नंबर पे, ये बोल रहा है बाय डिफॉल्ट जेड होता है, यानी कि हमारे पास 08 या 09 2 नंबर यहां हो गए। उसके बाद 10 नंबर आपके पेन कार्ड से उठाते हैं, फिर एक नंबर आपका पेन कार्ड में जो नंबर दे रखे हैं 4 उसमें से कोई एक नंबर उठाते हैं, फिर 14वां नंबर होता है आपका डिफॉल्ट जेड होता है, यानी कि अपने आप वो जेड नंबर देते हैं। ओके, उसका लास्ट 1 डिजिट नंबर होता है रैंडमली, वो कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4 P X Z M कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी नंबर कैसे कैसे बनता है आपका, तो दोस्तों ये जीएसटी नंबर का फुल फॉर्म होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि क्या नंबर नाम होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है, ये होता है 15 डिजिट का। पहले इसमें क्या हो, पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, ठीक है, अगले 10 डिजिट होते हैं पेन कार्ड के नंबर, अगला 1 डिजिट का होता है पेन कार्ड के नंबर में जो 4 नंबर दे रखे होते हैं उसमें से कोई एक नंबर, फिर होता है 1 नंबर यानी 1 डिजिट, वो मिलता है हमें जेड, यानी वो अपने आप देते हैं जेड। उसके बाद आते हैं हमारे 1 डिजिट, यानी रैंडमली वो कुछ भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी हो। ओके, जैसे मैं अब नीचे आपको फॉर्मेट बता के दिखाता हूं कि फॉर्मेट कौन कौन सा होता है हमारा। देखिए सबसे पहले होता है स्टेट कोड, जैसे 22 09 08 कुछ भी हो सकता है आपका। फिर आपके परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पेन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आपके पेन कार्ड के होते हैं, और 1 नंबर आपका जो 1 2 3 4 जो देखा है इन चारों में से कोई एक नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहां 1 मिल गया आपका। उसके बाद डिफॉल्टली आपको क्या मिलता है, जेड मिलता है, यानी अल्फाबेट आपको जेड ही मिलेगा ज्यादातर। फिर उसके बाद रैंडमली वो कुछ भी दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, या कुछ नंबर दे सकते हैं। तो देखिए कितने नंबर हो गए, 2 यहां हो गए, 10 यहां हो गए, 12 13 1 14 1 15, यानी 15 नंबर का जीएसटी नंबर आपका होता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, यानी मैंने क्या क्या बताया आपको, जीएसटी नंबर कैसे मिलता है। अब मैं आता हूं टाइप ऑफ जीएसटी रेट्स, यानी जीएसटी के रेट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखा है फिलहाल करंट में आज डेट जो है आपकी, मैं बदल देता हूं थोड़ा, यहां है आपकी 28/04/2024, तो फिलहाल करंट में आज डेट 28/4/2024 तक 5 टाइप की जीएसटी रेट हैं जो किसी भी आइटम पर या किसी भी तरह की सर्विस पर लगती हैं, जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों 28 अप्रैल
2024 तक आज जो तय हुई हैं, आज तक जितनी भी रेट तय हुई हैं वो केवल 5 रेट तय हुई हैं जो सर्विस और माल दोनों पे लगती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा 0% का रेट। जैसे क्या है, जो सामान किसी जमीन से या किसी जानवर से प्राप्त होता है तो हमारे 0% की रेट के अंदर आते हैं। जैसे दूध होता है वो भैंस से या गाय से मिलता है तो 0% में जाता है। जैसे आपकी दालें होती है, अनाजें होती हैं, ये आपकी 0% के अंदर आती हैं। अब आते हैं 0 के बाद 5% पर। देखिए 5% का जो रेट होता है वो होता है जैसे शुगर, स्पाइसेस, टी। ये क्या होता है, शुगर जो है गन्ने से बनती है। अब गन्ना आप सेल करेंगे तो गन्ना तो आपका 0 नंबर यानी कि 0% की रेट पर जाएगा। लेकिन गन्ने से अगर आप शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से स्पाइसेस, जैसे हल्दी, आपने हल्दी उगाई, अगर आपने हल्दी उगाई और उसको आपने मार्केट के अंदर बेचा तो आपको जो है 0% रेट देना पड़ेगा। अगर आपने हल्दी उगाई और हल्दी उगाने के बाद आपने उसको पिसवाया और पैकेट भरवाई तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह से चाय पे भी आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है, यानी कि इन सब चीजों पे हमें 5% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 12% पर। 12% में क्या क्या होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर आपके 12% का होता है, लैपटॉप आपके 12% का होता है। यानी 12% में ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, और जैसे आपका मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो 12% के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, और प्रोसेस्ड फूड, जैसे क्या है कि आपके खाना होता है, रेस्टोरेंट का बिल होता है, उसमें 12% लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 18% पर। 18% होता है आपका स्कूल बैग, यानी जो आप स्कूल बैग खरीद के लाते हैं ना, उस पे 18% का टैक्स दे के आते हैं आप, तो 18% का टैक्स जाता है। उसके अलावा स्कूल बैग के अलावा आपके घर में जो पीएनटी नंबर होता है, जिसको आप उठाकर बात करते हैं, जैसे आपका एक साइड में लगा होता है या किसी एक घर के अंदर लगा होता है, ऑफिस में या कहीं पे, तो आप वहां पे बात करते हैं तो उसके बिल पर आपको 18% का चार्ज देना पड़ता है, यानी 18% का आपका जीएसटी कटता है। उसके बाद आते हैं आपके 28% की, जैसे आपकी एसी हो गई, लग्जरी आइटम हो गई, जैसे आपकी क्या है शान और शौकत की जो चीजें होती हैं वो, उसमें आपको 28% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके कपड़े हो गए, आपके अच्छी चीजें हो गई, जैसे सोफा सेट हो गया आपके, और एसी हो गया आपका, रेफ और फ्रिज हो गया वगैरह, इनमें आपको 28% का टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे 5 तरह की रेट होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसमें क्या है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कौन सी रेट पर कौन सा आइटम जाता है। तो दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, जीएसटी एट द रेट 00%, वो आइटम या सर्विस जिन पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, जैसे खड़ बीज, मिल्क, एग। जैसे खड़ बीज क्या होता है, जो बीज हमें बोने होते हैं ना, जैसे जमीन के अंदर हमें बोने हैं बीज, तो हमें खड़ बीज कहलाते हैं, तो इस पे 0% टैक्स लगता है। उसके बाद क्या है, मिल्क, ये हमें भैंस से मिलते हैं या गाय से मिलता है, तो इस पे 0%। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारा एग होता है, एग पे भी हमारे 0% के टैक्स लगते हैं। अब आगे 5% वाले टैक्स, वो आइटम या सर्विस जिन पर 5% टैक्स लगता है, जैसे शुगर, स्पाइसेस, टी। ओके, जीएसटी 12% वाली वो आइटम या सर्विस जिन पर 12% टैक्स लगता है, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं, मोबाइल फोन या कंप्यूटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जीएसटी रेट
18% का, वो आइटम या सर्विस जिन पर 18% टैक्स लगता है, जैसे टेलीफोन, स्कूल बैग। अब आगे बढ़ते हैं 28% पर। 28% होता है जिन पे आपका 28% टैक्स लगता है, वो होते हैं आपके एसी हो गए। ठीक है दोस्तों, एसी हो गया, सीमेंट हो गया, लग्जरी आइटम हो गए। जैसे आपको घर बनवाना है तो आपको 28% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने केवल कुछ ही आइटम के एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए 5 टैक्स रेट में से कोई भी टैक्स लगता है। मतलब क्या है, मैं तो केवल गिने चुने आइटम बताए जिससे आपको पता पड़ जाए। गवर्नमेंट के तो भाई बहुत सारे आइटम होते हैं, तो वो हर आइटम पर टैक्स अलग अलग लगाती है। अगर आप सोचें टैक्स किस हद तक देते हैं हम लोग, तो देखिए, हम किसी दुकानदार पे जाते हैं और एक सुई खरीद के लाते हैं, यानी सुई जो होती है लोहे की जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, उस पे भी दोस्तों टैक्स लगता है। तो दोस्तों, उस छोटी सी चीज पर टैक्स लग रहा है, तो सोचो आपका कहां कहां टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हमें टैक्स कहां कहां लगता है, कैसे कैसे लगता है। तो आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपको नीचे वीडियो में आपको एक एक आइटम के बारे में आपको टैक्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया आपको जीएसटी नंबर कैसे बनता है, दूसरा बताया मैंने जीएसटी रेट क्या होते हैं, अब तीसरा बताया मैंने हाउ जीएसटी अप्लाई। हम जीएसटी अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्म कोई भी माल खरीदती है, तो जो टैक्स बिल में लग के आते हैं उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टैक्स आइटम के अनुसार 0%, 5%, 12%, 18% या फिर 28% कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो दोस्तों, जब हम खरीदते हैं तो खरीदते हुए चीजों पे हमारा इनपुट टैक्स लगता है। ठीक है दोस्तों, और जब हम बेचते हैं तो उस पर हमारा आउटपुट टैक्स लगता है। तो देखिए, परचेज में जो टैक्स लगता है वो एक तरह से सरकार के पास डिपॉजिट होता है। हम सरकार से यह टैक्स वापस नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर से वापस इस टैक्स को ले सकते हैं। यानी अगर आपको टैक्स वापस लेना है, जैसे आपने कोई टैक्स दिया, तो आपको पहले वो सामान कस्टमर को बेचना होगा, उससे आप टैक्स रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जब आप वापस उस खरीदे गए माल को हम बेचेंगे, तब तो जो टैक्स बिल में हम लगवाएंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। यानी जो हमने माल खरीदा है और उसको हम माल बेच रहे हैं किसी को, तो वहां पे हमारा क्या लगता है, आउटपुट टैक्स लगता है। यानी क्या लगता है, आउटपुट टैक्स लगता है। ठीक है, और जो सेल्स में हमने टैक्स लगाया है, उससे हमारा वो टैक्स वापस कवर हो जाता है। जो हमने परचेज करते वक्त सरकार को टैक्स पे किया था, लेकिन प्रॉफिट का टैक्स का हिसाब हमें सरकार को देना पड़ता है। यानी अगर हमने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो उसका हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने 100 रुपए का एक आइटम खरीदा जिस पर 5% टैक्स है, यानी कि 5 रुपए तो टोटल बिल हमारा हो जाएगा 105 रुपए का। यानी कि हमने क्या किया, 100 रुपए का एक आइटम खरीदा
जिसमें 5% का टैक्स है, तो 100 रुपए में 5% टैक्स देंगे 100 का, तो 5 रुपए आएगा, तो बिल बनेगा हमारा 105 रुपए का। तो दोस्तों इसमें क्या है, 105 का बिल बनेगा, क्योंकि 100 रुपए का तो आइटम है और 5% टैक्स लगा पड़ा है, यानी कि कहाँ 5% का टैक्स लगा पड़ा है। और तो इस पे क्या है, 100 रुपए पर 5% होता है 5 रुपए, तो बिल बनेगा मेरा कितने का, 105 रुपए का। और जो 5 रुपए हमारा टैक्स लगा है उसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, हमने कोई 100 रुपए का माल खरीदा और 100 रुपए के माल पर हमने 5% का टैक्स दिया। जब 5% का टैक्स देते हैं तो 5 रुपए निकलते हैं और बिल बनता है 105 रुपए का। यानी 100 रुपए के माल का हमने 105 रुपए दिया और जो 5 रुपए निकला है वो जाएगा सरकार को, ठीक है, तो वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। ओके, तो अब सभी व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, तो जो आइटम हमने 100 रुपए का खरीदा था उसे 110 रुपए में बेचेंगे, और 110 रुपए में बेचेंगे तो 110 रुपए पर 5% टैक्स लगेगा, जो होता है 5 रुपए 50 पैसे। इसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स, यानी उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। यानी जो हमने 100 रुपए का माल खरीदा था उस पर टैक्स लगा था 5 रुपए का, तो 105 का हुआ। अब हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है तो हमने उसको 110 में बेचा। जब मैंने उसको 110 रुपए में बेचा है तो उसमें 5% का टैक्स लगेगा, तो 5 रुपए 50 पैसे टैक्स लगते हैं। और इसमें अब देखिए दोस्तों, अब हमने उस आइटम पर 5 रुपए टैक्स पहले ही पे कर दिए हैं जब हमने वो आइटम खरीदा, लेकिन कस्टमर से हमने 5 रुपए 50 पैसे टैक्स लिया है, यानी कि 10 रुपए प्रॉफिट का 5% टैक्स 50 पैसे, इन पर सरकार का हक होता है। ठीक है दोस्तों, इन पर किसका हक होता है, सरकार का होता है। यानी कि जो मैंने 100 रुपए का सामान 110 रुपए में बेचा है तो प्रॉफिट किया मैं 10 रुपए का, और 10 रुपए का प्रॉफिट हमारा क्या होता है, 50 पैसे, और 50 पैसे पे हक होता है सरकार का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां हमें सरकार को पे करने पड़ते हैं 50 पैसे। ओके, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, यानी 100 रुपए का माल हमने खरीदा 105 रुपए में, और 105 रुपए में माल खरीदा तो उसमें हमने 110 का माल हमने बेचा। 110 के माल पे हमने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और 110 रुपए माल के प्रॉफिट पे हमें 10 रुपए प्रॉफिट के हुए, और 10 रुपए प्रॉफिट के होने पर हमें 50 पैसे, यानी कि हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, 50 पैसे। तो उस 50 पैसे पे हमारे सरकार का हक होता है। ठीक है, तो इस तरह किसी भी आइटम पर जीएसटी टैक्स लगता है, और इस तरह इनपुट और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देखें और एक एक पॉइंट को पढ़ें, तो आपको खुद समझ में इतना अच्छी तरह से आएगा कि अभी आप भूल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस, यानी कि इनवॉइस में जीएसटी अप्लाई कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं
तो बिल में जीएसटी लग के आता है, और बेचते हैं तब जीएसटी लगाना पड़ता है। तो जीएसटी को दो तरह से वसूला जाता है। तो दोस्तों क्या है, जब हम माल बेचते हैं तो जीएसटी लगाते हैं, और जब हम खरीदते हैं तो लग के आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे जीएसटी लगता है, कैसे नहीं लगता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों जीएसटी का पूरा नाम आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है, तीन तरह की जीएसटी होती हैं। पहला होता है स्टेट यानी SGST, दूसरा होता है CGST, तीसरा होता है IGST। तो दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है SGST, और CGST क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंटर के लिए हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं CGST, और स्टेट के लिए जो लगाते हैं हम लगाते हैं SGST। तो ये दोस्तों SGST और CGST 50-50% लगता है, और IGST पूरा 100% लगता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब आगे बताता हूं मैं। SGST यानी स्टेट टैक्स, CGST सेंट्रल टैक्स। जब भी कोई माल एक ही स्टेट से खरीदा जाता है या एक ही स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैं राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने राजस्थान से ही किसी शहर से खरीदा है और राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया है, तो SGST या CGST लगता है। वो भी टैक्स रेट 50-50%। तो दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने, SGST और CGST में 50-50% लगता है। और ये दोस्तों जब लगता है जब मैं एक ही राज्य में काम करता हूं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में माल खरीदा और उत्तर प्रदेश में ही माल बेच दिया, तो दोस्तों इसमें दो तरह की जीएसटी लगती हैं, स्टेट और सेंट्रल। तो स्टेट में 50% लगता है और सेंट्रल में 50% लगता है। तो दोस्तों एक उदाहरण के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं। एक मोबाइल जो 1000 रुपए का है, जिसकी टैक्स रेट 12% है। तो दोस्तों इसमें समझिएगा आप, यानी कि एक मोबाइल है जो 1000 रुपए का है और उस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो 12% का लगा हुआ है। तो उसे मैंने राजस्थान के ही किसी शहर में बेच दिया, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों मोबाइल वैल्यू क्या थी हमारी, 1000 रुपए। तो क्या है इसमें SGST 6% और CGST 6%, यानी कि 1000 का 6% होगा 60 रुपए और CGST होगा 60 रुपए, यानी 60 और 60 होते हैं 120, यानी कि हमारे टोटल 1000 का मोबाइल और टैक्स लगा 120 रुपए का, यानी 1000 पे 12% टैक्स देते हैं, तो उस पे 120 रुपए टैक्स लगते हैं। और 120 रुपए में आधा आधा टैक्स लगता है, जिसमें आपकी 60 रुपए SGST होती है और 60 रुपए GST होती है, वो सॉरी CGST होती है। टोटल मिला के आपका बनता है 1120 रुपए। तो दोस्तों इसमें SGST और CGST का वैल्यू पुट किया और टैक्स हमने टोटल कर दिया। तो 1000 का माल में मैंने 120 का टैक्स लगाया और मेरा टोटल माल पड़ गया 1120 रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि इंटर स्टेट टैक्स, यानी इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं या इंटर स्टेट बोल सकते हैं। तो IGST का मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों यहां पे आते हैं, जब भी कोई माल किसी दूसरे स्टेट से खरीदा जाता है या किसी दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, जैसे मैंने राजस्थान का हूं और कोई आइटम मैंने पंजाब से खरीदा
तो आई जीएसटी लगता है। तो दोस्तों देखो क्या है, अगर हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारा वहां पर आईजीएसटी लगता है। तो हमारा वहां क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो दोस्तों जैसे हमने उत्तर प्रदेश में माल खरीदा, ठीक है, और दिल्ली में हमने माल को बेचा, या दिल्ली से खरीदा और उत्तर प्रदेश में बेचा, तो दोस्तों इसमें आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश मेरा अलग अलग होता है। इसलिए दोस्तों देखिए मोबाइल का रिचार्ज क्या है, एक उदाहरण से हम सीखते हैं कि क्या है इसमें। एक मोबाइल जो 1,000 रुपए का है, जिसकी टैक्स रेट 12% है, उसे मैंने राजस्थान में नहीं पंजाब से किसी कस्टमर को बेचा, तो इस प्रकार टैक्स डिवाइड होगा। यानी मोबाइल वैल्यू 1,000 पे, मोबाइल वैल्यू कितनी है 1,000 पे, और आईजीएसटी रेट क्या है 120 रुपए। तो दोस्तों टोटल होता है 1,120 रुपए। रेट में हमें कोई चेंज या बदलाव नहीं हुआ, लेकिन टैक्स में जो होता है थोड़ा चेंज होता है। अगर स्टेट से स्टेट में जाते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूं और उत्तर प्रदेश में माल खरीदता हूं और उत्तर प्रदेश में ही माल बेचता हूं, तो मैं एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाऊंगा, वो भी 50-50%। और अगर मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूं और पंजाब से या फिर राजस्थान से या दिल्ली से मैं माल खरीदता हूं और किसी अदर स्टेट में माल बेचता हूं, तो मेरा आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस प्रकार अगर कोई भी माल खुद के ही स्टेट्स में खरीदा या खुद के स्टेट में बेचा जाता है, तो वहां एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, वो भी कैसा 50-50%। और अगर किसी दूसरे स्टेट से खरीदा और दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, तो उसमें दोस्तों आईजीएसटी लगेगा, वो भी 100%। यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है 50-50% और आईजीएसटी लगता है 100%। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैक्स कैसे कैसे और किस किस तरह से लगता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है और कब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जीएसटी में फर्म को दो तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है। नंबर 1 कंपोजिशन फर्म, नंबर 2 रेगुलर फर्म। ठीक है दोस्तों, पहला फर्म क्या है कंपोजिशन, दूसरा फर्म है रेगुलर। तो अब इन दोनों फर्म में क्या फर्क है, ये हम अगले चैप्टर 8 में डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में देखेंगे। अगर आपने बाकी के 7 चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, और हमारी तो जल्दी ही मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।